अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जी हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अनीस फारूकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज बहुत बहुत ज्वाइन शुक्रिया, किया। सबको आदाब। सर आज बड़ी सनसनीखेज न्यूज़ चल रही है सुबह से। और लेकिन जाहिर है कि कई जगह से हमने कंफर्म करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक प्रॉपर एक कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन हर किसी के पास ये न्यूज़ है, और वो ये कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर कुछ बगावत का सुना गया है। और कुछ लोगों ने कोशिश की कि वो कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर अटैक करने की, या कहना चाहिए असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है, या प्लानिंग थी। लेकिन कुछ लोग पकड़े गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अटक जेल में है। और कहाँ है ये चीज, यहाँ तक तो ये चीज कंफर्म है कि पकड़े भी गए हैं और अटक जेल में भी हैं। लेकिन किस चार्जेस में है वो अभी हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात मुसलसल चल रही है और पूरे में बहुत ज्यादा फैल चुकी है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान आर्मी के अंदर कोई इस तरह का इख्तिलाफ चल रहा है? सबसे पहले तो आरजू बहुत शुक्रिया। और ये एक आपके शो के ज़रिए एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जा रही है इस वक्त हमारे व्यूअर्स को। आई होप कि इस शो को आप जल्द ही अपलोड कर दीजिएगा ताकि लोग इसको देख सकें। लेकिन अब हम बात करते हैं, जो आपने न्यूज़ दी है, जो न्यूज़ ब्रेक हो रही है इस वक्त, वो उसके दो पहलू हैं। तो पहला पहलू हम वो करते हैं जो कि ज़रा मज़ेदार पहलू होता है, यानी कि सनसनीखेज, तहलका मच गया, गर्मा गर्म खबर। वो ये है कि अगर इसको मैं शाम के 2 रुपए वाले अखबार की सूरत में दूं तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी का तख्ता पलटने की कोशिश शुरू हो गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा पे कातिलाना हमला, फौज में बगावत की लहर दौड़ गई है, और जनाब उनको पकड़ लिया गया है, मार धाड़ शुरू हो गई है, आपस में जो है फौज लड़ रही। ये खबर का अंदाज है। खबर में सच्चाई या ये खबरें उस वक्त बनती हैं आरजू जब उसकी कोई बुनियाद होती है, यानी कि व्हेन देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर। होता है तो कुछ बात आगे निकलती है ना। राई का पहाड़ बना दें वो बात अलग है, लेकिन स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि पाकिस्तान का आर्मी का अपना एक डिसिप्लिनरी रूटीन का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में खिलाफ वर्जियों पे गिरफ्तारियां होती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। इसीलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाई गई है, इसीलिए एमपी बनाई गई है, मिलिट्री पुलिस बनाई गई है, और वो ये काम गाहे बगाहे करती रहती है। लेकिन जब ये न्यूज़ ब्रेक होके बाहर जाती है और उसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, उसकी सच्चाई को जांचने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, देयर इज नो सच एविडेंस। तो अभी आपकी जो न्यूज़ है वो बिल्कुल 100% सही है, दुरुस्त है, उसको मैंने भी कंफर्म किया है। लेकिन वो उस न्यूज़ के पीछे कहानी क्या है, वो कहानी आप कुछ भी बना सकते हैं। और वो मैं उसको तस्दीक नहीं कर सकता। और अंग्रेजी में कहते हैं कि नाइदर आई कैन कंफर्म और डिनाई द न्यूज़। 14 लोगों को अरेस्ट किया गया, यस। उनको अटक जेल में डाला गया, यस। देयर वाज सम वायलेंस ऑफ द कोड, यस। बट व्हाट वाज द कोड, व्हाट वाज द चार्ज, क्यों किया गया, किसने किया, कौन इसके पीछे था और इससे कौन मुतासिर हुआ, इट इज येट टू बी कंफर्म्ड। लेकिन सर आपको लगता है कि इस तरह का कोई इख्तिलाफ होगा इनके बीच में, आर्मी के बीच में कोई दो ग्रुप्स बने हैं? डू यू थिंक इनकी आपस में कोई ना कोई किसी किस्म की आपस में बन नहीं रही है, और दो ग्रुप्स बन चुके हैं? ये बात पहले भी खैर बहुत बार लोगों ने की है, और इस मतलब शोज के अंदर नहीं, लेकिन वैसे ये बात कई बार निकली है कि बाजवा साहब का ग्रुप अलग हो गया है और एक दूसरा ग्रुप अलग है जो कि इनसे नाराज है। दो तरह की डिवीजन है यहाँ पे आरजू। उसमें एक तो जो आपने अभी बताया कि वो एक टग ऑफ वॉर है फॉर द पोजीशन, कि अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु इज गोना बी द सक्सेसर। ठीक है। उनकी जगह कौन आएगा। वो एक अंदरूनी एक होती है प्रोफेशनल, इसको हम राइवलरी भी कह सकते हैं, एंड वो राइटफुली हर डिपार्टमेंट में होती है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन इसी का एक और पहलू ये भी है कि देयर इज अ फर्दर एक्सटेंशन बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम कमर जावेद साहब, कि वो चाहते हैं कि मुझे एक एक्सटेंशन और मिल जाए ताकि जो मेरी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द डॉक्ट्राइन है वो चलती रहे। ज़ाहिर है वो अपना एक इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में, उस वक्त जब इनको एक्सटेंशन दी गई थी तो एलओसी पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी,
और उसके अलावा पाकिस्तान में जो FATF के मसाइल और उनको पीछे से सपोर्ट भी करना था PTI की मौजूदा गवर्नमेंट को, वो सब कुछ था। और वो डॉक्ट्राइन उनकी जो थी, उसके अलावा हमें तालिबानाइजेशन को नहीं भूलना चाहिए। फिर हमें जो हमारा अफगान बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन है, वहाँ के मसाइल को देखना चाहिए। तो उन सब पे एक गहरी नज़र थी, और हम इस हकीकत को नहीं फरामोश कर सकते कि इंटरनेशनल पावर्स टॉक डायरेक्टली टू आवर मिलिट्री लीडरशिप, राइट। तो वो कंटिन्यू रखने के लिए जनरल कमांडर जावेद बाजवा साहब ने एक एक्सटेंशन ली थी। ही इज एक्सपेक्टिंग वन मोर एक्सटेंशन, बट उससे क्या नुकसान होगा कि जो इन लाइन वेटिंग प्रमोशन के लिए जो वेट कर रहे हैं जनरल्स, वो अभी से मुत्तफिक दिखाई नहीं देते। उसमें एक उम्मीदवार का नाम बड़े शब्दों से लिया जाता है, वो है जनरल फैज हमीद साहब का। जनरल फैज हमीद साहब, आपको मालूम है, हमारे मौजूदा चीफ हैं वो ISI के, और वो उनकी लाइन में भी हैं, सीनियरिटी वाइज भी वो ड्यू करते हैं, वेल डिजर्व्ड हैं। तो उनको ये उम्मीद है कि चूंकि ये अब रिटायर हो जाएंगे तो इसके बाद पोजीशन मुझे मिल जाएगी। तो एक तो ये टसल हो गई, विच इज नॉर्मल, ऑलवेज ये होता है, और ये कोई अनयूजुअल अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी टसल है वो एक सेंटिमेंटल, जिसे हम कहते हैं कि एक सेंटिमेंट पाए जाते हैं विद इन द क्वार्टर्स के, जो पश्तून रेजिमेंट्स हैं या पश्तून जवान हैं और पश्तून अफसरान हैं उनमें, कि जब वो देखते हैं कि जिस तरह की नॉर्थ वजीरिस्तान में और फाटा में जिस तरह की अट्रॉसिटीज़ हुई हैं, वो उनके ही कबाइल के साथ हुई हैं। वो डिस्प्लेस भी हुए हैं तो सिर्फ वही लोग हुए हैं, जिनके घर लूटे गए तो वही लोग थे। तो दैट सेंटिमेंट एग्जिस्ट, किस लेवल का एग्जिस्ट करता है बीइंग अ डिसिप्लिन्ड इदारा पाकिस्तान, आई डोंट नो। लेकिन हमें खबरें आती रहती हैं कि देयर इज सम डिसरप्शन, एक दिल के अंदर एक इंतशार है। तो वो ये जो मौजूदा खबर आप दे रही हैं, इसको मैं उससे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि जो मेरे ज़राए ने मुझे अभी बताया है, मैंने भी 1-2 फ़ोन किए, तो उन्होंने भी इसको यही कंफर्म किया कि मुमकिन है कि इसमें वो सेंटिमेंट शामिल हों। और जो इस वक्त अटक में आपने बताया कि 14 के करीब जो हैं अफसरान, उसमें कुछ नॉन कमीशन है, कुछ SSG के हैं और कुछ वर्दी वाले हैं जिनको अभी उनके डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली दे बिलोंग टू दी पश्तून रेजिमेंट्स। सर ऐसा क्यों आपके ख्याल से ऐसा क्यों होता है कि जो भी आर्मी चीफ यहाँ पर आ जाता है, चाहे हम मुशर्रफ साहब को देखें या किसी को भी देखें, ये उसके बाद एक्सटेंशन लेना शुरू कर देते हैं, ये जाना नहीं चाहते। चाहे हम ज़ियाउल हक को देखें, ज़ियाउल हक के टाइम पे भी जो है वो रेफरेंडम करा दिया गया और वो सीट से हटने को तैयार नहीं थे जब तक कि उनको यानी कंप्लीटली खत्म नहीं हो गए। लेकिन जो भी आता है वो फिर जाने को तैयार ही नहीं होता है। क्या इन लोगों को मजा आता है, क्यों ये अपने बाद वालों को चांस नहीं देना चाहते? अनफॉर्चुनेट है ये, वो समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, और हमारे बाद जो आएगा वो नालायक होगा, नाअहल होगा, शायद मुझसे ज़्यादा समझदार, पढ़ा लिखा और इस मुल्क का मुहब्ब वतन और कोई नहीं होगा। 22 करोड़ का मुल्क है, इतना बड़ा इदारा है, सभी उसी तत्हीर के अमल से, प्रोसेस से, स्क्रूटनी से, शॉर्ट लिस्टिंग से और सख्त मशक्क़त के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं। और उनके, आप देखें, एक क्लास होती है, जब हम 8वीं जमात, 9वीं जमात, 10वीं जमात पढ़ते हैं, तो इस क्लास में हर लेवल के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन पढ़ते सभी लोग हैं। और उसमें टॉप के भी होते हैं, मिड के भी होते हैं, थोड़ा से छोटे कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन इसी तरह फ़ौज में सिर्फ एक ही ने टॉप नहीं किया होगा, कई और लोगों ने भी टॉप किए हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे। और भी लोग हैं जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और भी लोग हैं जो सोच रखते हैं। लेकिन जी, इनको जो तरबियत दी जाती है वो तरबियत तो प्रोफेशनल वॉरफेयर की दी जाती है ना। इनको तो तरबियत दी जाती है कि दुश्मन से कैसे जंग लड़ना है, मैदान में कैसे लड़ना है, फजा में कैसे लड़ना है, पानियों में कैसे लड़ना है। लेकिन वो उस तरबियत को तो इस्तेमाल करते नहीं है। वो इस्तेमाल करते हैं कि CPEC कैसे चलाना है, वापडा कैसे चलाना है, PIA कैसे चलाना है, स्टील मिल कैसे चलाना है। वो सारे इदारों के सरबराह बन के बैठ गए हैं, और चूंकि वो अपनी असल प्रोफेशनल तरबियत से दूर हो गए हैं, तो वो मोटे मोटे पेट लेकर कुर्सियों पे बैठ गए। तो मुझे तो खतरा ये है कि जब जंग होगी तो ये लोग भाग पाएंगे, ये नहीं भाग पाएंगे, ये उल्टा भागेंगे लोग, या पेट के बल गिरेंगे। ये एक मुझे परेशानी हो गई है कि ये इस तरह की जो प्रोफेशनल फौज के साथ ज्यादती की गई है, इनको सिविल इदारों में लगाकर, और मैं इसको ज्यादती ही कहूँगा,
और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि फौज के अंदर एक तबका ऐसा है जो अपने इदारे से मोहब्बत करता है, जो अपनी जॉब से मोहब्बत करता है, जो अपने प्रोफेशन को चाहता है। मैं अगर जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने जीडी पायलट के लिए बड़े टेस्ट वेस्ट दिए, सीना वीना चौड़ा किया, मैंने बाकायदा वो क्वेश्चंस याद किए। मैं बनना चाहता था पायलट, ठीक है, वो किसी वजह से नहीं बना, लेकिन मैं बनना चाहता था पायलट, जीडी पायलट बनना चाहता था, फाइटर फाइटर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आपका जुनून होता है कि आप अपने मुल्क के लिए, आप जब फजाओं को की हिफाजत करते हैं, जब अपने समंदरों की हिफाजत करते हैं, जब अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज मैं कनाडा में कहीं से गुजर रहा हूँ, मेरा कोई फौजी गुजर रहा हूँ ना, सब लोग उसका कंधा थपथपाते हैं, शाबाश देते हैं, यू आर डूइंग ए जॉब फॉर योर कंट्री। तो मैं किसका कंधा थपथपाऊं? मुझे बताइए, मैं थपथपाऊं कि तुमने बड़ा अच्छा सीपैक चलाया या तुमने पापा जॉन बनाए? तो आप तो मुझे अपनी ही नजरों में गिरा रहे हैं। आपने तो मेरा वो इमेज ही शैटर कर दिया, जो मैं बनना चाहता था। आपने मेरा वो इमेज ही शैटर कर दिया कि आज आप सरकारी इदारों में बैठ के जो है वो फाइलें पुश कर रहे हैं। सो दैट इज वाई कि जो फौज के अंदर भी ऐसे, मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में बात की है कि यार ऐसा हो नहीं सकता कि एक एकेडमिक कोई ऐसा फौजी जवान अफसर ना हो जो ये सोचता ना होगा कि ये गलत हो रहा है। और ये सोच पल रही है फौज के अंदर, ये सोच पल रही है। एक तरफ तो पश्तून और ये सिंधी रेजिमेंट और ये दूसरे बलोच रेजिमेंट है, इनकी सोच पल रही है, लेकिन एक सोच ये भी पल रही है कि इतनी बड़ी दुनिया की, जिसे आर्मी हम कहते हैं, नंबर 1 कहते हैं, ताकतवर आर्मी कहते हैं, न्यूक्लियर स्टेट कहते हैं, वो ये काम कर रही है कि वो क्लर्कों वाला काम कर रही है। दैट इज डिसग्रेस एंड इंसल्ट टू द पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल। और सर ज़रूर कुछ लोग यकीनन ऐसे होंगे जो इस गलत को गलत ही समझते होंगे, लेकिन क्योंकि शायद उनकी तादाद कम है तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन सर अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की, इंटरनेशनल मीडिया में जाके जिस किस्म के इंटरव्यूज ये लोग देते रहे हैं पिछले 1-2 दिन में और एम्बैरेसमेंट अपने लिए क्रिएट करते रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों के ही जो इंटरव्यूज आए हैं? वो एक कौम के लिए कहना चाहिए कि सब लोग परेशान है कि आखिर इन लोगों को जवाब देना क्यों नहीं आता। अच्छा, मैं इसको देखता तो खैर वैसे ही हूँ जैसे आप भी देख रही हैं और आवाम भी देख रही है कि ये बड़े नालायक लोग हैं और नाअहल लोग हैं, ठीक है ना। इनको बात करने की जो है तमीज़ नहीं है, या इनको डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग नहीं है, और ये एक्सपीरियंस और सीजन लोग नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी जो इतनी एक सीनियर सीजन पार्लियामेंटेरियन है, मतलब ये कोई नए तो नहीं आए ना, कल उठ के आ गए, ये तो पुराने, इन्होंने तो हर दौरे हुकूमत के साथ काम किया है। और उसके बाद उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। क्यों लड़खड़ा जाती है? वो सोच में पड़ जाते हैं, वो उनसे कोई सवाल करो वो सोचने लग जाते हैं, पॉज आ जाता है 10 सेकंड का। क्यों आता है? वो सोच रहे होते हैं कि यार मेरी तो औकात नहीं है बोलने की, ठीक है, मुझे इजाजत नहीं है बोलने की, मैं बोलूंगा तो मुझे हो सकता है पीछे से कॉल आ जाए। तो अब जब एक आदमी का माइंड, उसकी सोल, उसकी सियासी नजरिए को कंट्रोल किया जाए तो वो परेशान हो जाता है, वो बोल नहीं पाता। मैं यहां बैठ के बोलता हूं क्योंकि मैं आजादी से बोलता हूं, मुझे डर नहीं होता, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को डर होता है कि मैंने अगर कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो मुझे खिंचाई हो जाएगी, कॉल आ जाएगी, पेशियां हो जाएंगी। और ख़ासतौर पे जब उसामा बिन लादेन की बात आ जाए तो क्या हम आज जो तालिबान से अफ़गानिस्तान में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, कहीं वो तो इफ़ेक्ट नहीं हो जाएगी? कहीं फ़ौज के अंदर का वो सेगमेंट जो कि उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करता रहा है, जिसने एबटाबाद में उसको पाला, कहीं वो तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे? क्योंकि वो आज भी मौजूद हैं। तो वो फिर उस कन्फ्यूजन का शिकार होकर आए बाएं शाएं करते हैं और कुछ नहीं करते। इमरान खान की मिसाल ले लीजिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के पढ़े लिखे ग्रो अप हुए प्ले बॉय को मदीने की रियासत का खलीफा आपने बना दिया। आप सोचें जरा, मतलब एक प्ले बॉय अब मदीने की रियासत का खलीफा बन गया, तो उसको तो यही नहीं पता होगा कि इस्लाम के बुनियादी अरकान क्या हैं, उसको यही नहीं पता होगा कि आज जो रेप हुआ है इसकी रूट कॉजेज क्या हैं। वो हर चीज को इस्लाम से जोड़ेगा ताकि साबित कर सके कि मुझसे बड़ा सच्चा मुसलमान कोई नहीं है। लोगों, ए ईमान वालों, मुझ पे ईमान ले आओ क्योंकि मैं इस मदीने के रियासत का खलीफा हूँ। तो इमरान खान जो बकवास करते हैं टीवी पर आके,
खवातीन के खिलाफ, खवातीन के कपड़ों के खिलाफ वो नाज़ेबा जुमले अदा करते हैं, शर्म आती है हमें, और हमें अपनी माओ बहनों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि हमने आपको ऐसा वज़ीर आज़म दिया जो आपकी इज्जत की रखवाली करने के बजाय आपकी इज्जत पे हर्फ उठाता है, सवाल खड़े करता है, आपके कपड़ों पे, आपके दुपट्टे पे, आपके स्कर्ट पे, आपके पजामे पे, आपके कुर्ते पे सवाल खड़े करता है। उसको पाकिस्तान की हर लड़की जो है वो कंटेनर पे नाचती भी चाहिए और पाकिस्तान की हर खातून बुरके में लिपटी हुई चाहिए। ये उसका एक जहनी तजाद है। एक तरफ उसका प्ले बॉय इमेज है, एक तरफ उसका वो कंटेनर का इमेज है, और एक तरफ अब ये मदीने की रियासत। आप मदीने की रियासत का तो तस्वुर लेके आए ही नहीं थे पॉलिटिक्स में। आप तो आए थे इंसाफ का लेकर कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, अकाउंटेबिलिटी करूंगा। ये इस्लामाइजेशन आपके दिमाग में डाली गई है, ठोसी गई है, बल्कि इस्लामाइजेशन में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तालिबानाइजेशन आपके जहन में ठोसी गई है, ताकि आप उस एजेंडे को पूरा कर सकें जिसके लिए आपको यहाँ लाया गया था। अच्छा, लाया भी उन लोगों को जाता है जो कमजोर होते हैं, लाया भी उन लोगों के लिए जाता है कि जिनमें कोई ऐसी लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती जो सवाल कर सके, जो बात कर सके, जो क्वेश्चन कर सके। आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन करता है, जो सवाल उठाता है, आज वो जमीन के अंदर है। भुट्टो को लटका दिया, भुट्टी को मार दिया। जो सवाल करता है, जो आप पे क्वेश्चन उठाता है, जो आपको जो है ना आंखों में आंखें डाल के बात करता है, उसको मुल्क से बाहर भेज देते हैं, वो गद्दार हो जाता है। आज नवाज शरीफ जो है बाहर बैठ के गरज रहा है, अल्ताफ हुसैन बाहर बैठ के गरज रहा है, और वो गद्दार है। और बाकी जो है ना, गद्दारी को इन्होंने एक आम खेल बना लिया है। ट्रीजन आइन के तहत आर्टिकल 6 में अगर कोई पाकिस्तान में एक मुजरिम है तो जनरल परवेज मुशर्रफ है, गद्दार है तो जनरल परवेज मुशर्रफ, यानी कि असल गद्दार एक जनरल है। इन्होंने सियासतदानों को बना दिया ताकि लोग भूल जाएं उन जनरलों की गद्दारियों को, जिन्होंने बार बार आके इस मुल्क में आइन को तोड़ा, जिन्होंने बार बार आके पामाल किया, बालाए ताक रख दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको माँ बहन की गाली दे दी। आपने देखा होगा, मैंने एक शो किया था, उसमें क्या कहा था एक एडवोकेट ने कि एक मेजर और वो जो उसको मारते तो वो आइन की ऐसी की तैसी तुम्हारे, तुम कौन होते हो आइन की बात करने वाले, हम हैं इसके मालिक। तो जिस मुल्क में आइन की ये तौकीर होगी, आरजू आप मुझे बताइए, जिस मुल्क में सियासतदानों को, इस तरह के सियासतदानों को लाया जाएगा, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि मसीहा तो हमारे जनरल है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन सर साथ ही हो सकता है आपने देखा भी हो, ट्विटर पे कल की बात है, और एक बड़े हमारे जबरदस्त किस्म के क्वेटा से सेनेटर हुआ करते थे, उस्मान काकड़ साहब। उनकी अभी एक दिन पहले उनकी डेथ हुई है। बहुत असेंबली में बहुत बढ़ के बात किया करते थे, और जिसे कहते हैं कि सबका नाम लेकर जो सही है सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखने वाला वो इंसान था। और एकदम से उनकी डेथ हुई, सब लोग बड़े परेशान, पहले तो हॉस्पिटलाइज थे, वो सब पूछते रहे क्या हो गया क्या हो गया। खैर एक दिन के बाद जो है वो खबर आई कि उन्हें पहले कराची भेजा गया एयर एम्बुलेंस के जरिए, और फिर पता लगा उनकी डेथ हो गई। तो जो मोहसिन दावड़ साहब का मैं देख रही थी, इंटरव्यू देख रही थी, उनका क्लिप भी शायद एजाज सैयद जो हमारे जियो टीवी के वो हैं जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि ये उनकी जो मौत है वो ऐसा नहीं लगता कि तबई मौत नहीं लगती, उनका लगता है कि मर्डर हुआ है, और क्योंकि सर पे चोट भी है। और उससे भी ज्यादा एक चीज इम्पोर्टेंट ये कि उनकी डेथ से पहले जो लास्ट स्पीच थी उस्मान काकड़ साहब की, सेनेटर उस्मान काकड़ साहब की, जो सेनेट में उन्होंने जो स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार एजेंसीज होंगी। तो आपको लगता है कि जो बढ़ के बात करता है, कोयटा से थे, वो कोयटा के रहने वाले थे, और अब उनका जनाजा कोयटा ही ले जाया गया है कराची से, तो जो बात करता है, जो सवाल उठाता है, जो गलत को गलत कहता है, आपको लगता है कि उसको इस तरह से खामोश करा दिया जाता है एजेंसीज के जरिए? बिल्कुल कराया जाता है। आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ तुम बाहर बैठ के बात करते हो, पाकिस्तान में आओ? आप बार बार बैठ के क्यों बात करते हैं कि बेनजीर तुम पाकिस्तान में आओ, यहाँ लड़के सियासत करो ना, अब तो बात कर? आप बार बार क्यों कहते हैं अल्ताफ हुसैन से कि बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, अंदर आओ पाकिस्तान में बात करो? क्योंकि आसमा जहांगीर को या काकड़ साहब को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाता है। किसी को जूस का गिलास पेश कर दिया जाता है, किसी को सर पे जो है वो चोट लग जाती है, और फिर वो इस दुनिया से चला जाता है। ये वाइप आउट करने के मिलिट्री टैक्टिक्स हैं, और ये बड़ी आसानी से अपने दुश्मन का सफाया कर देते हैं। और जब इनका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है करीमा बलोच की शक्ल में, तो वो उसको बैरून मुल्क आके भी वाइप आउट कर जाते हैं।
तो ये जो है टेक्निक्स, आपको मालूम है कि ये कोई सिविल टेक्निक्स नहीं है, ये मिलिट्री जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए इस तरह के काम करती है। और मैं ये मतलब मैं ओवरऑल मिलिट्री को तो उसमें नहीं लपेटूंगा, लेकिन ये एक सर्टन क्वार्टर्स होते हैं और उसमें कभी कभी ये लोअर रैंक के लोग भी कर जाते हैं। अब जैसे हमारे जर्नलिस्ट को इन्होंने मारा घर में घुस के, तो वो जनरल बाजवा ने तो नहीं मारा, किसी ने तो कर्नल लेवल के, ब्रिगेडियर लेवल के लोगों ने ये अपने अपने तय ये काम किया होगा, लेकिन जनरल बाजवा का कसूर ये है कि वो उसको प्रोटेक्ट क्यों करते हैं। फिर वो इनकी उनको उनको जब अपने लोगों को जेल में डालते हैं तो इन लोगों को जेल में डालने की खबरें हमें क्यों नहीं मिलती? या तो हमें बताएं कि जी ठीक है, हमारे बंदे ने किया, इट वॉज ए मिस्टेक, इट वॉज ए क्राइम एंड वी हैव ट्राइड हिम, हमने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। तो भैया वो मिसालें सामने आएंगी तो वो जो लोग आज़ाद घूम रहे हैं आज बड़ी बड़ी वीगो डाले लेकर, उनको बात याद आएगी कि यार मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा अगर मैंने कुछ किया किसी जर्नलिस्ट, किसी सिविलियन को। मेरा काम सरहद के बाहर है, मेरा काम, मेरी बंदूक का रुख अपने शहरियों पे नहीं हो सकता आइन के तहत। ये आइन कहता है ना कि आपकी तोपों, बंदूकों और मिसाइलों का रुख बाहर की तरफ होगा, सरहद के दूसरी तरफ होगा। अपने लोगों पे आप नहीं कर सकते, ग्राउंड ऑन द बूट्स हो नहीं सकते। आपको मालूम है कि दुनिया का, अमेरिका का कानून है, कनाडा का, बरतानिया का कानून है कि वहां का फौजी, ग्राउंड ऑन द बूट्स की टर्मिनोलॉजी क्या है कि वो फौजी अपने शहरों में गश्त नहीं कर सकता, कि वो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। हमने इस पे पाबंदी, हमने इस पे अमल किया? हम तो नहीं करते, हम तो कहते हैं नहीं ये हमारा आइन ही यही है, इसीलिए आइन को उठा के बार बार फेंकते हैं, उनको आइन एक आंख नहीं भाता। जी बिल्कुल। इसके ऊपर जो है वही मोहसिन दावर साहब जो है बहुत आवाज उठा रहे हैं और उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो आज तक किसी की पता नहीं लगी, तो इनकी क्या खाक पता लगेगी? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सामने आ पाएगा। लेकिन साथ ही हम FATF को देखते हैं, FATF ने जो है वो फिर यही कहा कि जी अक्टूबर तक आराम करें और ग्रे लिस्ट में ही रहें। तो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, ये तो मैं भी नजूमी बन गया हूँ, मेरी भी प्रोडिक्शन थी, वो तो मेरे प्रोग्राम में मैंने पूरी हो गई। मैंने कहा था अक्टूबर तक की इनको तौसीह मिलेगी, मिल गई, क्योंकि ये FATF ने नहीं दी है, ये इन्होंने मांगी है। मैं ये पहले कह चुका हूँ एक दस्तावेज के जरिए जो हमें जराये से हासिल हुए थे, इन्होंने ये फरवरी और मार्च में ही ये तय कर लिया था कि हम अक्टूबर तक की और मांगेंगे। मतलब इनके नजदीक ये था कि अगर हमें किसी लोन में, किसी कर्जे में, किसी मसले में हमें एक्सटेंशन मिल जाए ना, तो मसला भी टल गया, थोड़ी देर के लिए हम रेत में मुंह डाल के और सो सकते हैं आराम से। तो ये तो बात मैंने पहले कह दी थी कि अक्टूबर की एक्सटेंशन मांगेंगे और अक्टूबर तक भी कुछ नहीं होना, कख नहीं होना, और उल्टा जो है वो मसाइल और उभर के सामने आएंगे। अब दुनिया भर में तहरीकें चलनी है कि ब्लैक लिस्ट में डालो, ठीक है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया, कोई रिस्पांस नहीं किया कि यार ऐसी ये जो तहरीकें चल रही हैं गलत हैं। हम देखें नेक नियति के साथ अपनी आपकी तमाम शराइत पे अमल कर रहे हैं, हम इस पे उसको पूरा करेंगे। जहां आप इतनी डॉक्ट्राइन चलाते हैं बाजवा साहब, वहां ये कोशिश करिए कि ये जो FATF का मामला है, कौम को इस अजाब से निजात मिले। आप अपना ये इलेक्शन की आपने कर ली ना, इंजीनियरिंग जो करनी थी इमरान खान को जितवाने के लिए, आपने जो भी करना था तमाम शहरों में कर ली, आ गए इमरान खान, तो अब रिजल्ट दो ना भाई। मैं कहता हूँ आप कमा रहे हो, हम मना नहीं कर रहे, आप पिज्जे के वो बना रहे हो फ्रेंचाइज, हम कुछ नहीं कह रहे, कहते हैं लेकिन हमारे कहने से कुछ होगा नहीं। ये भी आप कर रहे हैं, बबांगे दहल कर रहे हैं, सीना चौड़ा करके कर रहे हैं, मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, करते रहिए। लेकिन ये FATF के अजाब से मुल्क को निजात दिलाइए, जरा टाइट कीजिए अपने चमचों को, अपने जो आपने कठपुतलियां लेकर आए उनको कहें कि भैया ये तुम इंटरव्यू देने बंद करो, डू समथिंग, गेट दिस ओवर। छोटे से 3 पॉइंट अटके हुए, 2 अटकी हुई, इसको निकालो, ठीक है, कर्जों से निकलो बाहर। आप वो भी नहीं कर रहे हो तो हम सवाल ना करें फिर आपसे। आपने भी देखा, एक वीडियो आई थी कि वो एक साहब चहलकदमी कर रहे थे और किसी के 2 पालतू कुत्तों ने उस बंदे पे हमला कर दिया और उसको नोच खसोड़ दिया। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा चहलकदमी करने वाला मुल्क है कि उसको कुत्ते नोच और खसोट रहे हैं। अभी अगर कुछ नहीं कर रहे, अगर ये सिंध में और कराची में जो इनकी गवर्नमेंट्स हैं, इवन इसकी पीपल्स पार्टी की भी कुछ नहीं करे, तो कम से कम कुत्ते ही पकड़ लिया करें ये लोगों के, ताकि इस तरह के वाकयात ना हो। नहीं, अगर वो किसी बड़े अफसर का होगा कुत्ता तो फिर वो भी अफसर ही होगा।
लेकिन सर आगे तो यही कहा जा रहा है कि जो आजकल खबरें आ रही हैं वो पीपल्स पार्टी की आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के काफी मुस्तकबिल रोशन लग रहा है, और इमरान खान के बाद जो है वो अगली गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की आती हुई नजर आ रही है। तो आप ऐसा समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली यस। इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि हो सकता है कि ये खुद पीपल्स पार्टी की भी एक हिकमत अमली हो। अब आपको ये समझना होगा कि देखिए सियासत जो है ना वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंप्लीफाइड खेल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक पेचीदा रास्ता है। और मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिकमत अमली का कायल हूँ। आई थिंक आई एम अ लिटिल बिट ऑफ फैन जिसे कहना चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूँ। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो, उससे हमें कभी निजात नहीं मिलती। वो जिस तरह से चल रहा था, उसका मुक्का बड़ा मजबूत था और वो कहता था कि मैं जो हूँ बस मैं ही हूँ, और दुनिया भी उसको पसंद कर रही थी, उसने अपना एक इमेज बना लिया था। लेकिन जरदारी साहब की हिकमत अमली की वजह से उन्होंने थोड़ा थोड़ा गिव एंड टेक कर करके उनको इवन ये कि अगर उनको गॉड ऑफ ऑनर भी पेश करके रवाना करना पड़ा तो उन्होंने उनको रवाना किया। तो ये होती है हिकमत अमली, वरना आज हमारे सर पे मार्शल लॉ होता, एक पीपल्स पार्टी का 5 साल दौर, फिर नवाज शरीफ का दौर, फिर इमरान खान का दौर, ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहती आज। तो उस वक्त की हिकमत अमली काम आ रही है आज। तो अगर किसी और हिकमत अमली के नतीजे में हमें इमरान खान की सूरत में आए हुए मार्शल लॉ से निजात मिल जाती है, और उसमें पीपल्स पार्टी पहले तो कुछ गिव एंड टेक करके थोड़ी सी एक नरम रवैया इख्तियार करके हाथ मिला के आ जाती है हुकूमत में, तो भी जीत डेमोक्रेसी की होगी। तो भी जीत डेमोक्रेसी की होगी। तो मुझे वो कबूल है। मैं लेसर इवल पे राजी होने को जो है ना मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि होता क्या है कि हमें अपने इस टूटे फूटे लंगड़े लूले सियासी निज़ाम को ही ठोक बजा कर सही करना है। तो अगर ये आ रहे हैं वेल एंड गुड, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे एतराज़ होगा कि अगर वो आने के बाद भी ये वापडा स्टील मिल पीआईए में बैठे हुए एयर मार्शलों जनरलों को नहीं निकालेंगे, तब मुझे एतराज़ होगा। सर क्योंकि वो कैसे डेमोक्रेसी निकालेंगे? की आप नतीजा। समझते हैं इनकी हिम्मत होगी? ये कैसे निकाल सकते हैं? इनकी तो देखिए, हिम्मत ही नहीं होगी निकालने की। लेकिन हम सवाल तो उठाएंगे ना, और दूसरी बात ये कि वो हिकमत अमली के जरिए ही धीरे धीरे उनको हटाया जाएगा ना। तो मे बी यस, मे बी नॉट, लेकिन दोनों को मिला के ही कुछ ना कुछ निज़ाम जो है ना ऐसा बनेगा कि वो चलता रहे। और ये इनकी जो मोनोपोली है उसका रेशो थोड़ा सा कम हो जाएगा पीपल्स पार्टी के दौर में का मतलब, शायद, लेकिन खत्म तो नहीं हो सकता। सर कहा तो यही जा रहा है कि इन्होंने जो है पीपल्स पार्टी ने जो है वो पॉलिश भी खरीद ली है, ब्रश भी ले लिया है, टाकी के लिए कपड़ा भी ले लिया है। तो इससे अंदाजा तो यही होता है कि सिस्टम वैसे ही चलेगा, सिर्फ चेहरे बदल जाएंगे। अरे आरजू क्या है, आप भी बहुत जो है ना भोली हो। आप मुझे बताएं कि अगर वो पीपल्स पार्टी बाजवा के जूते नहीं पॉलिश करेगी या टाके नहीं मारेगी, तो अमेरिका के तो करने ही है ना हम लोग एज ए कॉम। हमने एज ए कॉम तो हम गुलाम ही है ना। तो किसी अपने के करने में आप एतराज करती हैं, और अमेरिका बहादुर जब कहता है कि डू मोर और फोन आ जाता है तो एक फोन पे हम ढेर हो जाने वाली कॉम है। तो मतलब हमारी औकात नहीं है कि हम सीना चौड़ा करके और जो है ना अपनी बात आंखों में आंखें डाल के मनवा सके। एक गरीब कौम जो होती है ना, वो अगर गैरतमंद होगी ना, तब भी वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती है। लेकिन हम गरीब तो हैं, हम गैरतमंद नहीं। बिल्कुल सही। जाहिर है जब चारों तरफ से पैसे मांगते रहेंगे तो फिर गैरत कहाँ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो न्यूज़ हमने शुरू में ब्रेक की थी और हमने बात की थी उसकी डिटेल्स भी जल्दी से हमें मजीद मिल जाए, जो कि होपफुली कुछ ही घंटों में शायद और मजीद मालूमात हो। तो फिर आप भी शेयर किएगा, और मैं भी चैनल पे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।